तो सनराइज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। मीना आज हमारे साथ हैं और मीना के साथ हम चर्चा कई अहम मुद्दे हैं उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के एक डिस्कशन होगा जिससे हम ये समझ सकें दरअसल उस मुद्दों के पीछे की वजह क्या है और दरअसल ये मुद्दे इस वक़्त क्यों हावी किए जा रहे हैं या हावी हो रहे हैं। ख़ास तौर पर बात करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर की। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन के बाद जिस तरह के नारे लगाए गए, जिस तरह के भाषण हुए, उसको लेकर अब सवाल ये उठ रहा है कि राजधानी दिल्ली की फ़िज़ा को, माहौल को कौन ख़राब करना चाह रहा है? इस तरह के क्या नारे दिल्ली की सड़कों पे लगना, उसकी परमिशन कोई दे सकता है? और इसके ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ अब तक जो कार्रवाई के नाम पर एक तरह से खानापूर्ति हुई है, वो क्यों हो रही है? इसके पीछे की वजह थोड़ी-सी टटोलने की कोशिश करेंगे, साथ ही बात होगी जातिगत जनगणना की, क्योंकि बिहार में अभी ये मुद्दा उठा और विपक्षी दलों ने इसको लेकर मार्च भी निकाला। सरकार वहाँ पर भी खामोश है, हालाँकि नीतीश कुमार कभी-कभी उसको लेकर उसका सपोर्ट करते हुए भी नज़र आए, लेकिन मामला अब उत्तर प्रदेश पहुँच गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब इस मामले को लेकर केशव देव मौर्य, जो महान दल के अध्यक्ष हैं, उनके साथ कार्यकर्ता सम्मेलन में इस बात को उठाया और कहा कि उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने एक फ़ॉर्मूला भी दिया कि मिस्ड कॉल के ज़रिए अगर आप सदस्य बना सकते हैं, बीजेपी पर उनका निशाना था, तो आप जातिगत जनगणना मिस्ड कॉल के ज़रिए क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल है लेकिन सरकारें खामोश हैं। इन 2 मुख्य मुद्दों को हम छूने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले मीना हम शुरुआत करते हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर के जो वीडियो सामने आए हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को एक तरह से दबा दिया। इस खबर की तरफ नजर उठा के नहीं देखी और इस खबर को दबाने जैसी तमाम चीजें हुई, लेकिन सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो सामने आए, लगातार ट्विटर पे ये वीडियो ट्रेंड करने लगे और दिल्ली पुलिस को टैग करके लोगों ने जब सवाल पूछा कि दरअसल इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर की और ये कहा कि हम वीडियो से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल उस वीडियो में लोग कौन है, जबकि बहुत साफ था कि किसने वो पूरी रैली ऑर्गेनाइज की, कौन-कौन वो लोग थे वीडियो में साफ दिख रहा है। क्या लग रहा है? माहौल खराब करने की कोशिश दरअसल दिल्ली में लगातार हो रही है, पिछले विधानसभा चुनाव से हम देखते चले आ रहे हैं। क्या राजनीतिक जो बैकअप होता है, वो इन लोगों को मजबूत कर देता है कि वो किसी भी तरह के स्लोगन रेज़ कर दें, किसी भी तरह का भाषण दे दें और कोई कार्रवाई ना हो? जो सवाल आपने उठाया है वो बहुत ज़रूरी सवाल है और ये एक छोटी घटना हम कह सकते हैं। जैसे आपने उदाहरण दिए हैं, बताए हैं कि पिछले कुछ समय से इस तरह की जो घटनाएं कैसे बढ़नी शुरू हुई हैं। वो वीडियो मैं भी अभी देख रही थी थोड़ी देर पहले ही। तो उसमें जिस तरह की एग्रेसिवनेस दिख रही है किसी एक समुदाय के लिए, आप जब किसी लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं तो वहाँ आप किसी को ऐसे मार देंगे, काट देंगे, ये भाषा इस्तेमाल करना, किसी की आइडेंटिटी पर सवाल खड़ा करना, ये बहुत ही दुखद है। आप ये सोचिए, अगर आप उस समुदाय से बिलोंग करते और आपके सामने ये चीज़ें कही जा रही होती तो आपको कितना दुख होता। ये वही जिन लोगों के लिए कहा जा रहा है वह भी इस देश के निवासी हैं और आप सोचिए कि वे भी इस इकोनॉमी में बराबर के भागीदारी हैं, इस देश को बढ़ाने में बराबर की भागीदारी हैं। और अगर उनसे फिर भी उनकी आइडेंटिटी को लेकर के सवाल किया जा रहा है कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं और यहाँ आपको क्यों नहीं रहना चाहिए, तो ये उनके लिए एक भावनात्मक कह सकते हैं कि भावनात्मक रूप से उनके ऊपर प्रहार है, इस तरीके के भाषण देना या इस तरीके के बयान देना। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है। आप शाहीन बाग के उदाहरण को देख लीजिए, वहाँ बड़े बड़े नेता जाते हैं और गोली मारो सालों को इस टाइप के बयान देते हैं। तो ये पीछे से जो आप बैकिंग की बात कर रहे हैं, बिना बैकिंग के ऐसी चीज़ें हो नहीं सकती हैं। बिना बैकिंग के ये नहीं हो सकता है कि जब जामिया में प्रोटेस्ट होता है और कोई स्टूडेंट जाकर के वहाँ बंदूक लेकर के खड़ा हो जाता है और किसी को मारने की कोशिश करता है, तो इससे अब दो चीज़ें और निकल करके आती है। जब ऐसे प्रोटेस्ट बढ़ना शुरू होते हैं या इस तरह का व्यवहार या मानसिकता बढ़नी शुरू होती है, तो जो आंदोलनों की परिभाषा है या आंदोलनों का जो अभी तक का नज़रिया रहा है, उस पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। फिर अगर कोई किसी विषय को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के सवाल कर रहा है, तो आप उसको सवाल करने भी दे रहे हैं, फिर नहीं करने दे रहे हैं। ये एक तरीके का गुंडाईपन दिखाना है, या उसको कहें कि आप अपने संस्कारों को दिखा रहे हैं कि आप सामने वाले को सवाल तक नहीं करने दे रहे हैं। आप जंतर मंतर की ही बात कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही वीडियो आया, एक बहुजन पत्रकार जिनको किस तरीके से बोला जा रहा है कि आप जिहादी हैं और आप भारत माता की जय बोलिए, आप जय श्री राम बोलिए। मतलब आपकी देशभक्ति सिर्फ एक नारे तक सिमट करके रह गई। अगर कोई सामने भारत माता की जय कह दे
जय कह देगा तो वो देशभक्ति कहलाएगी और नहीं कहेगा तो वो देशभक्ति नहीं कहलाएगी। मतलब ये एक सोचने का सवाल है कि इस तरीके की मानसिकता आखिर बढ़ क्यों रही है। और पिछले समय में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो खाई पैदा की जा रही है समुदायों के बीच में, जो कोशिश की जा रही थी कि जिस तरीके का मिडिल क्लास उभरना शुरू हुआ दूसरे समुदायों में भी, जिनको हम पिछड़ा कहते रहे या जिन पर हम आइडेंटिटी का सवाल करते रहे, उनमें जब ये मिडिल क्लास बढ़ना शुरू हुआ, उस मिडिल क्लास ने चीज़ें समझना जब शुरू हुई, तो ऐसा लगा गवर्नमेंट्स को या सरकारों को कि अब ये जो खाई अभी तक हम लोग बनाते आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो खाई भर जाए। और उसका जो नतीजा निकला वो ये कि दिल्ली में दंगे करवा दिए गए। दिल्ली जैसा महानगर, जहाँ कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, यहाँ कानून बनते हैं, नीतियाँ बनती हैं, वहाँ के लोगों को अगर बरगलाया जा सकता है, तो किसी भी राज्य के लोगों को बरगलाने में बहुत आसानी रह सकती है गवर्नमेंट्स को इन मामलों में। तो सबसे पहली चीज़ कि हम कितने सहिष्णु हैं। खासकर जब कोई सवाल कर रहा है तो हम उसके सवाल को सुनने की हम में हिम्मत है या नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ हम अपनी ही बात कहना चाहते हैं और सामने वाले की बात नहीं समझना चाहते हैं। दूसरा ये, तो ऐसे में आप लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, सीधा सीधा इसका यही, जब आप इस तरीके के विरोध प्रदर्शनों को दिखा रहे हैं या आप इस तरीके की सोच को लेकर के आ रहे हैं, तो उसका सीधा सामना यही दिखाना हुआ कि हम चाह क्या रहे हैं और हमें चाहिए क्या। लेकिन आप ये देखिए कि जब हम किसी किसान को अमीर किसान कह करके उसके आंदोलन को खारिज कर देते हैं, तब आप यह भी ध्यान रखिए कि जिस दिन आप पर कोई मुसीबत आएगी और आप आंदोलन करने के लिए खड़े होंगे, तब हो सकता है कि वही सरकारें या फिर वही लोग आपका साथ ना दे रही हों। क्योंकि अगर आप आंदोलनों को नहीं तरजीह देंगे, तो आप इस देश में बदलाव को नहीं ला सकते हैं। और अगर ऐसी ही मानसिकता 1975 में भी देखी गई होती, जब इमरजेंसी लगाई गई, उस समय भी ऐसी मानसिकता होती, जब महंगाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, तमाम सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे थे, तो इस देश में बदलाव होते ही नहीं। तो इसका मतलब ये, जब आप लोगों को नकारते हैं, उनकी पहचान को नकारते हैं, आंदोलनों को नकारते हैं, तो सीधा सीधा मतलब आप विकास को नकारते हैं। और वो आपकी देशभक्ति बिल्कुल नहीं हो सकती, जो सिर्फ एक नारे में सिमट करके रह गई है। अ, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच जो आज मुद्दे हैं, महँगाई, बेरोज़गारी और जो स्थिति आज शिक्षित युवा वर्ग की है उन लोगों की है जो पिछले 2 साल में बेरोज़गारी को झेल रहे हैं, नौकरियाँ गई हैं, सैलरी में कट है और ऐसे हालात में जब कारोबार ठप है, तो क्या ये एक तरह से नया विमर्श खड़ा करने की कोशिश है कि कोई राजनीतिक लॉबी से वो सवाल ना कर दे, जिन सवालों से वो राजनीतिक लॉबी भागने की कोशिश कर रही है और इन्हीं तमाम सवालों में उलझाकर विमर्श को पलट दे और उसका वो फ़ायदा राजनीतिक लिहाज से उठाते रहें? जी, जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये सोचिए कि जो लोग अभी प्रदर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं, आखिर उनके उनके लिए प्रायोरिटी क्या है? क्या उनके लिए जनसंख्या नियंत्रण अभी के समय में प्रायोरिटी है, या उनके लिए मुसलमानों को या सांप्रदायिक नारे लगा कर के किसी एक समुदाय को देश से बाहर निकालने की प्रायोरिटी है? प्राथमिकता क्या है? उनकी आप प्रायोरिटीज़ को देखिए। वहीं दूसरी तरफ हम सभी जानते हैं कि कोरोना में देश किस कदर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, या कैसे गरीबी और बढ़ी है इस टाइम में, कैसे बेरोज़गारी और बढ़ी है। हम उन मुद्दों को छोड़ करके हम सवाल कर रहे हैं जाकर के कि आप इन कानूनों को हटाइए या फिर आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आइए। तो ये सवाल वही लोग कर सकते हैं जिनके पेट पहले ही भरे हुए हैं, और जो अभी भी संघर्षों में है, जिनकी नौकरियां चली गई है, जिनकी सैलरी कटी है। आप जरा उस फुटपाथ वाले के बारे में सोचिए, जो रोजाना फुटपाथ पर जाकर बाजार लगाता था, सब्जियां बेचता था, और उसको कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से घर में बैठना पड़ा। उसने कैसे अपनी रोजी रोटी चलाई होगी इस वक्त में, और कैसे उसके बच्चे अगर ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं, क्या उनके पास स्मार्टफोन थे या नहीं थे, वो पढ़ पा रहे थे या फिर नहीं पढ़ पा रहे थे। सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली उन पर कौन से ट्रॉमाज हुए, कैसे किन परिस्थितियों से वो लोग निकल पाए हैं। आप गवर्नमेंट मतलब इतने टाइम बाद भी अगर सरकारों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है या वो राशन की व्यवस्था करनी पड़ रही है, तब सरकारों को ये सोचना चाहिए कि हमने अभी तक किया क्या है, या हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ किस तरीके की रही है कि आज भी हम लोगों को वो पूरी पूरी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जो उनको मिलनी चाहिए थी। मतलब आज़ादी से पहले हम किसी जब महामारी की बात करते हैं, और उस टाइम पर ऐसी संस्थाएं नहीं थी जो इंस्टीट्यूशंस आज के समय पर हैं, और आज सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, उसके बावजूद अगर ये कमियां हमें खलने देखने को मिल रही हैं, तो ये सरकारों के अभी तक के प्रयास जो रहे हैं या उनका जो आउटकम रहा है, उस पर भी सवाल है। दूसरा, अगर लोग ऐसी इस तरीके की मांगों को रख रहे हैं, तो उनको अपनी प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेंगी कि हमारे लिए
प्रमुख मुद्दा क्या है और हम किन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या हम भविष्य में अपने बच्चों को बेरोज़गार देखना चाहते हैं? क्या हम भविष्य में इतने अमीर हो जाएँगे कि महँगाई हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं रहेगा? क्या वो खुद को अगले 5 सालों में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं और किन प्रायोरिटीज़ को आगे लेकर के वो चलना चाहते हैं, ये उन लोगों को अभी तय करना पड़ेगा जो किसानों को अमीर किसान कह रहे हैं या किसी एक समुदाय को इस देश से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। साथ में संदीप जी, इसमें एक चीज़ और जोड़ूँगी कि जो लोग ये तय कर रहे हैं कि हम राम के नाम पर इस देश को चलाएँगे या इस देश की व्यवस्था ऐसी चलेगी, उन्हें ये इतिहास देखना चाहिए कि जिन देशों पर ये तमगा लगा है कि वो धार्मिक स्टेट है या धार्मिक देश हैं या राज्य हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस है, उनकी आइडेंटिटी बाकी देशों में किस तरीके की, उन्हें कैसे पहचाना जाता है, उन्हें कैसे देखा जाता है, उनकी अर्थव्यवस्था अभी कितनी विकसित और कितनी विकसित नहीं है। आप भारत में रह कर के अगर पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं या फिर आप ये कहते हैं कि वहाँ अनपढ़ लोग रहते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? इसका पीछे का आधार ये भी है कि वो एक धार्मिक राज्य आपने उसको बना दिया है, देश बना दिया है और उस धार्मिकता में कभी मुझे नहीं लगा आज तक कि धार्मिकता के सहारे कोई देश विकास कर पाया हो या आगे बढ़ पाया हो। बिल्कुल ये ऐसा पहलू है जिस पर आम लोगों को विमर्श करने की ज़रूरत है और चर्चा करने के साथ ही इस बात को समझने की ज़रूरत है कि दरअसल इस वक़्त देश की राजनीति किस ओर जा रही है। राजनीति उत्तर प्रदेश की भी है और बिहार की भी, जो एक नया मोड़ ले रही है विधानसभा चुनाव से पहले। जातीय जनगणना का मुद्दा अब हावी होता जा रहा है। दरअसल विपक्ष कह रहा है जातीय जनगणना हो और सरकार उस पर खामोश है। लेकिन सवाल यहाँ से उठ रहा है, लोग पूछ रहे हैं जातीय जनगणना की ज़रूरत क्यों? इसका इम्पोर्टेंस क्या नज़र आ रही है आपको? अगर नहीं होती है जातीय जनगणना तो उससे नुकसान क्या है? अगर होती है तो किस हद तक फ़ायदा होगा? देखिए, जहाँ तक इस विषय को मैं समझ पाई हूँ, मुझे लगता है कि जब आपके पास एक छोटा-सा उदाहरण मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, तब वो मुझे इस तरीके का एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया कि अगर कोई ज़मीन खरीदने के लिए जा रहा है और उस पर उसको घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले वो देखेगा उसके पास ज़मीन कितनी है और उसको किस एंगल में और किस तरीके से वो घर बनाया जाएगा। इसको सीधा-सीधा हम जोड़ सकते हैं इस जातिगत जनगणना जो है उसके साथ। आप किसी भी समुदाय को लाभ तब देंगे या उसका राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन तब होगा जब उसकी संख्या पता होगी कि इसकी आबादी कितनी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब ये आंकड़े सामने आएँगे कि किस समुदाय की कितनी आबादी है एससी-एसटी की आप जनगणना दे भी देते हैं, लेकिन आप ओबीसी को क्यों छुपा करके बैठे हुए हैं? 2011 में अगर आपने आंकड़े एकत्रित कर भी लिए, तो आप उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि आंकड़े आए क्या और कितनी आबादी है? जबकि जो पिछले आंकड़े शायद 1931 में हुए, उसमें ये सामने आया कि 52% आबादी जो वो ओबीसी की है। तो जब वो आंकड़े और अभी की जो आबादी है 2011 में जो आंकड़े हुए उनको अगर आप दिखा देंगे, तो उससे तय ये हो पाएगा कि जिसको जितना मिलना चाहिए, अगर आप आरक्षण की भी बात करें कि 27% जो आरक्षण है ओबीसी के लिए, क्या वो सफिशिएंट है आज भी? क्या उसकी आबादी उतनी ही है जितनी 1931 में थी? ऐसा हो नहीं सकता है। 2011 में कितने आंकड़े और आज 2021 है, आबादी किस तरीके से बढ़ी है और किसको कितना मिलना चाहिए। दूसरी तरफ आप ऐसे अराजनीतिक और असंवैधानिक प्रावधानों को लागू कर देते हैं बिना किसी डिस्कशंस के। सिर्फ 10 दिन में आप किसी कोटा को लागू कर देते हैं या आप ईडब्ल्यूएस जैसे कोटा को लागू कर देते हैं, जिसको आप संवैधानिक भी नहीं कह सकते हैं। तो वो आप बिना किसी चर्चा के, बिना किसी आंकड़े के दिखा सकते हैं, लेकिन जिसका आंकड़ा आपसे डिमांड की जा रही है और आपने किया हुआ है, उसको आप नहीं दिखा रहे हैं, तो सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करना ये किसी के लिए भी मुनासिब हो जाएगा। कोई भी ये सोचेगा कि आखिर सरकार क्यों नहीं दिखाना चाहती है, क्योंकि अगर वो आंकड़े आ जाएंगे तो लोग डिमांड करेंगे और अपना प्रतिनिधित्व मांगेंगे, राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व मांगेंगे या सामाजिक आर्थिक जिस भी तरीके का प्रतिनिधित्व उसकी वो मांग करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। 2 मुद्दे जो आज हमने छुए, बहुत अहम चर्चा। दर्शक जो हमारी इस चर्चा को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ दरअसल इस चर्चा को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सनराइज़ न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।